नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश के महापुरुषों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, समाज सुधारकों ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक बड़ा बीड़ा उठाया था कि इस देश के एक एक नागरिक को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें प्राचीन के साथ साथ नवीनतम ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा दी जाए। लोगों की आम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहूलियतें प्रदान की जाएं। इन सब को लेकर के, देशवासियों की सोच को लेकर के, उनकी जरूरतों को लेकर के, उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को डिफाइन करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान, भारतीय संविधान की रचना की गई, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। उस संविधान पर अब आघात होने लगे। इतना ही नहीं, संविधान को रचने वाले बस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान होने लगा। अपमान वो लोग करने लगे जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान की रक्षा करें, अपने महापुरुषों का सम्मान करें। लेकिन जिस नाटकीय अंदाज से संविधान के 75वें वर्ष में उसकी वर्षगांठ मनाते हुए संसद में उसकी चर्चा शुरू हुई विपक्ष की मांग पर, और उस चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों, जिस अंदाज में उन लोगों ने न केवल संविधान बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी खिल्ली उड़ाई, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने, उसका पूरे विपक्ष ने विरोध किया, उनसे इस्तीफा मांगा, देश से माफी मांगने की मांग की। लेकिन वो सब कुछ, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। और उस टिप्पणी पर, उनके बयान पर प्रधानमंत्री ने भी कोई बयान या कोई टिप्पणी या कोई एक्स पर कोई पोस्ट कुछ भी नहीं किया। उल्टा कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया जाने लगा क्यों वो कांग्रेस ने कई बार संविधान का उल्लंघन किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। सवाल यह है, दरअसल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने के लिए कांग्रेस ने जो किया, शायद ही कोई दूसरा कर सकता था। मुंबई से संविधान सभा में लाने के लिए कांग्रेस ने अपने सदस्य एमएल जयकर का इस्तीफा करवाया। गांधी जी ने ही संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी के नाम का सुझाव दिया। भारत सरकार में बाबा साहेब को देश का पहला कानून मंत्री बनाने में भी गांधी जी ने अपना समर्थन दिया। राज्यसभा में बाबा साहेब को 2 बार बंबई से चुना गया। पहली बार 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच, दोबारा 3 अप्रैल 1956 को सदस्य बने, पर 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि बाबा साहेब सम्मान सहित राज्यसभा पहुंचे, इसलिए 2 बार निर्विरोध राज्यसभा का चुनाव जीते वो। वहीं बीजेपी के लोग ये झूठ फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर जी की कोई प्रतिमा नहीं लगवाई। प्रतिमा का दौर चला हुआ है।
इस संबंध में आपको बता दें कि 2 अप्रैल 1967 को कांग्रेस सरकार में बाबा साहेब के सम्मान में संसद भवन में उनकी सबसे बड़ी मूर्ति लगाई गई। उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे और सरदार हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष। उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया था। बीजेपी, आरएसएस व उनके पुरखों ने भारतीय तिरंगा, हमारे संविधान, हमारे अशोक चक्र, बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सबका विरोध किया। आरएसएस ने 52 साल तक नागपुर, जो कि उनका मुख्यालय है, वहां तिरंगा नहीं फहरने दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही वहां तिरंगा फहरा, वो भी मजबूरी में। बीजेपी, आरएसएस व उनके पुरखों ने रामलीला मैदान में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए, भारत के संविधान की प्रतियां फूंकी। अगर आप अपने इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम को, देश के संविधान को, देश के महापुरुषों को किसने सम्मानित किया और किसने अपमानित किया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है। अब जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वो बहुत ही विघटनकारी हैं। विघटनकारी कौन बना रहा है इन परिस्थितियों को, इसे आपको समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस ने जो वो 26-27 दिसंबर को नहीं कर सकी थी, आज उसने बेलगावी, कर्नाटक, जहां पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, पहली और आखिरी बार, वहां बापू की एक प्रतिमा का अनावरण कराया और उसी परिसर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बापू को समर्पित किया है वो विश्वविद्यालय भी। हम सब भी चाहते हैं कि इस तरह की कार्यवृत्ति उन हिंदी प्रदेशों में भी हो जहां केवल और केवल कर्मकांड का माहौल बनाया जा रहा है। कर्मकांडियों के माध्यम से देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, उनके हक और हुकूक छीने जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि उन कर्मकांड को आप पूरी तरह से त्याग दीजिए, लेकिन अपने जीवन में कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए। समाज के सुधार के लिए, देश के विकास के लिए ये जरूरी है कि आप विज्ञान, तकनीकी, इन सब पर कहीं ज्यादा भरोसा करें बनिस्बत की कर्मकांड के। धर्म में वो जो चीजें हैं जिनको कि वैज्ञानिक तौर पर कसौटी पर कसा जा चुका है, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें अंगीकार करें। अन्यथा आप केवल और केवल 5 किलो अनाज पर ही अपना जीवन बसर करते रह जाएंगे
जन्म से लेकर के और आखिरी दम तक घिसकते रह जाएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यही बात कांग्रेस समझा रही है, विपक्ष समझा रहा है, बार बार समझा रहा है। लेकिन जब भी हमला आरएसएस के ऊपर होता है, आरएसएस के संस्थापकों के ऊपर होता है, उनके जो उनके जो पुरखे हैं, उन पर जब हमला होता है, क्योंकि जो शिक्षा उन्होंने दी है, जो एक परिपाटी अपने लोगों को सिखाई है, वो उसी पर चलेंगे। और वो परिपाटी, वो शिक्षा यही है जो धीरे धीरे सामने आ गई कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ। हमारा संविधान, उसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। और इसका प्रतिकार कीजिए तो आपके ऊपर, आपके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया जाएगा, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। भले ही हुकूमत में रह करके वो सारे संवैधानिक संस्थाओं पर आप कब्जा कर लें, लोगों की बिना आपातकाल के, अघोषित आपातकाल के दौरान लोगों की जुबान बंद कर दें, ये कब तक चलता रहेगा? आज बेलगावी में राहुल गांधी तो नहीं थे, वो अस्वस्थ हैं। उनकी अस्वस्थता का एहसास उनके बिहार दौरे के दौरान ही लग गया था। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और वायनाड से सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बापू की उस धरती, पुण्य धरती पर जहां वो अध्यक्ष चुने गए थे, वहां से जो करारा हमला किया है सत्ता पर, आरएसएस पर, बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर, भाजपा शासित राज्य सरकारों पर, उसे जानना चाहिए कि आज देश किस दिशा में पहुंच रहा है या पहुंच गया है। आप सुबह उठकर के आंख खोलेंगे, आंख भीजते हुए, जो प्रियंका गांधी ने कहा, सही कहा, आंख भीजते हुए जब आप मुख को साफ स्वच्छ करने के लिए पहुंचेंगे, तो चाहे वो टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, टंग क्लीनर हो, वो सब उस जीएसटी के दायरे में है। वहां से आपकी शुरुआत होती है, जीएसटी से, जीएसटी 1, जीएसटी 2, जीएसटी 3। आप फ्रेश होकर के आएंगे, चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, नाश्ता करेंगे, सब जीएसटी। इस जीएसटी का फायदा आम लोगों को भी हो रहा है क्या, इसे समझने की जरूरत है। संविधान की रक्षा की बात इसी तरह से क्यों की जा रही है? क्योंकि ये जो व्यवस्था है, हम सुबह प्रातः काल आपकी आंख खुलने से लेकर के और रात को आपके सोने तक, पल पल, एक एक क्षण जो भी आप कर रहे हैं, हर चीज पर जीएसटी। मगर उस जीएसटी का लाभ हमको, आपको नहीं, उन पूंजीपतियों को मिल रहा है, गिने चुने पूंजीपति।
हर चीज महंगी क्यों होती जा रही है? हर संस्थान, हर विभाग का निजीकरण क्यों होता जा रहा है? उत्तर प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने से बिजली कर्मचारी आंदोलित हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध फिजूल नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भी बिजली उन पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है जो आज की तारीख में जो आप बिजली का बिल जमा कर रहे हैं उसका दुगना चौगुना आपसे वसूला जा सके। इसलिए आपके लोग, आपके परिवार के बच्चे जिस ढंग से बिजली कंपनी में, बिजली विभाग में काम कर रहे थे, उन सब की छटनी होगी। उन्हें काम से बाहर कर दिया जाएगा इस बेरोजगारी के आलम में। इसलिए उनका निजीकरण किया जा रहा है। वहां जो कर्मचारी कार्यरत हैं, जो नौजवान हैं या जो बुजुर्ग हैं, जिनके ऊपर पूरे परिवार का पालन पोषण का भार है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज ही एक किस्सा बेलगावी में प्रियंका गांधी ने सुनाया कि किस तरह से कर्नाटक का जो एयरपोर्ट है वो अदानी को दे दिया गया और वहां जितने भी कर्मचारी थे, निचले स्तर के कर्मचारी, उन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लोग वहां से दूर अपना घर द्वार छोड़ करके दूर टैक्सी चला रहे हैं। टैक्सी चलाना कोई गलत नहीं है, टैक्सी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, लेकिन जिस ढंग से उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हवाले किए जाने के बाद जिस तरह से उसमें छटनी हुई, वो गलत है, वो प्रक्रिया गलत है। ये निजीकरण की जो प्रक्रिया है, ये संविधान के खिलाफ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंदिरा गांधी बैंकों का निजीकरण, बैंकों का सरकारीकरण नहीं करती। आज बैंकों का विलय हो रहा है, बैंकों की हालत खराब है। किसके लिए? चलते इन पूंजीपतियों के चलते, और पूंजीपति और सत्ता की सांठगांठ के चलते। आज भी उत्तर प्रदेश में मनमाना हर्जाना बिल किसी को भेजा जा रहा है। केवल एक बिजली और पंखे का, एक बल्ब और एक पंखे का कनेक्शन लिए हुए कंज्यूमर के यहां भी 10,000, 20,000, 50,000 के बिल दे दिए जा रहे हैं। किसानों की हालत खराब है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जो कि बनारसी साड़ी कि यहां बुनकरों की बहुतायत है, वो बुनकर परेशान है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। और जब ये निजीकरण हो जाएगा पूरी तरह से, तो उसके बाद क्या हाल होंगे इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ना आप खा सकते हैं, ना आप पी सकते हैं, ना आप आराम से रह सकते। सामान्य जीवन भी व्यतीत करना कठिन हो गया है। घर में अगर 4 सदस्य हैं, चारों सदस्य कमा रहे हैं, उसके बावजूद पूर्ति नहीं हो पा रही है।
इसके लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन उन सब को तार तार किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई झांकता तक नहीं है। इसलिए संविधान की रक्षा की जरूरत आन पड़ी है। हर जगह आप बच्चे को स्कूल भेजेंगे, सरकारी स्कूलों की क्या दशा है वो आप सभी जानते हैं। आपको प्राइवेट स्कूलों की तरफ जबरदस्ती धकेला जा रहा है, जहां किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, ज्योमेट्री बॉक्स, आपकी यूनिफॉर्म, आपकी टाई, आपके जूते, मोजे, वो सब वो निजी स्कूल खुद बेचेंगे, मुनाफा वो कमाएंगे, कमर आपकी टूटेगी। हर तरफ वो स्थिति है और इसीलिए कांग्रेस ने जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान का नारा दिया है। और वो न तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान हो, संविधान को खत्म करने की साजिश हो, स्वतंत्रता सेनानियों, हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने इस देश को ब्रितानी हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए, भारत माता जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी उनसे बाहर मुक्त कराने के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, उन सब का अपमान करते हुए आप कह रहे हो कि देश 1947 में आजाद नहीं हुआ। और इस पर अगर कोई टिप्पणी कर दे तो आप उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देंगे, घुमा फिरा करके। वो चाहे देश बाबा साहेब का है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है, क्योंकि महात्मा गांधी न सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, बल्कि वो समूचे भारत के मार्गदर्शक रहे और आज भी हैं और कल भी रहेंगे, जिन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महान मूल्यों से परिचित कराया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज से 100 साल पहले गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसी 1925 में, और स्वतंत्रता आंदोलन को हर एक भारतीय का आंदोलन बना दिया। उनके मूल्यों ने हर एक भारतीय को ऐसे अनूठे साहस से भर दिया जो अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने का कारण बना, प्रेरक तत्व बना। कांग्रेस का रास्ता गांधी जी का रास्ता है, जो हिंसा, नफरत और विभाजनकारी विचारों के खिलाफ मानवता के सर्वोच्च मूल्यों को सबसे ऊपर रखता है। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने इन्हीं सब सोच के साथ राष्ट्रपिता को मान देने के लिहाज से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही इसके माध्यम से उन्होंने देश को यह संदेश दिया है कि हम गांधी जी के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को याद रखेंगे और उन पर अमल भी करेंगे। कांग्रेस नेत्री, वायनाड से सांसद, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कहती हैं कि कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए समर्पित है। इसकी रक्षा के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन आज उन्होंने जिस तेवर के साथ
जो तेवर दिखाया, जिसको कि तेवर कहते हैं, उसने हुकूमत की चूलें हिला दी। इसीलिए कहा जा रहा था कि प्रियंका में वो अपनी दादी का करिश्माई जादू भी है, वो तेवर भी है। इस बीच आपको यह भी बता दूं कि पिछले दिनों कड़कड़ाती ठंड के दौरान रात को जब एम्स पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिस तरह से मरीजों और तीमारदारों से मिले थे, उनकी तकलीफें सुनी थी, उनका दर्द सुना था, उस बाबत उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष दोनों को पत्र लिखा है। ये मांग की है, ये जो लोग दूर देश के कोने कोने से चले आ रहे हैं दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए, और कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, हीट वेव हो, उन सब में वो अपने पल पल किस तरह से अपने जीवन से लड़ते हैं, अस्पताल पहुंच करके इस पर विचार करें और उन्हें, उन सब को राहत प्रदान करें। क्या ये काम सरकार का नहीं है? आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से 2 मुद्दों को बार बार उठाती रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, इनको जिस तरह से उन्होंने अपग्रेड करने की बात की है, वो एक सही रास्ता है, करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ इन बड़े अस्पतालों में आने वाले, देश के कोने कोने से आने वाले उन मरीजों, उन तीमारदारों, उनको भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। दिल्ली का चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, चर्चाएं तरह तरह की उड़ने लगी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आते आते बहुत जल्द, जैसे कि चंडीगढ़ में मेयर को लेकर के, मेयर के चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है, ऐसा सुना है मैंने। सुना यह भी जा रहा है कि दिल्ली के चुनाव में भी हो सकता है कि दोनों लोग हाथ मिला लें या फ्रेंडली फाइट हो जाए, क्योंकि एक चीज तो दोनों समझ रहे हैं, और खास तौर पर कांग्रेस, राहुल गांधी इस बात को समझ रहे हैं, हम सबको, पूरे देशवासियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त लग रहा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पहली बार में 400 पार का नारा देते देते 240 तक पहुंचा दिया। हो सकता है वो दिन दूर नहीं जब अगले लोकसभा चुनाव में संख्या 3 से 2 फिगर तक आ जाए, कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की। कांग्रेस तो सैकड़ा पार कर चुकी है। हमें समझने की जरूरत है कि कांग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे
प्रियंका गांधी उस विरासत को लेकर के आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसमें समानता हो, भाईचारा हो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो, हर इंसान, हर किसी के पास काम हो, हर बच्चा शिक्षित हो, किसान को उसकी पैदावार की अच्छी कीमत मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, उनका स्वाभिमान जगे और उनके सम्मान को, उनकी आबरू का हम सब मिलकर के दिल से सम्मान करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।